हमारे रोजमर्रा के कई कार्य जैसे दौड़ना, चलना, यहाँ तक कि चबाना, पलक झपकाना और बात करना, इन सभी में मांसपेशियों का संकुचन यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन शामिल होता है। और ये मांसपेशियों का संकुचन एक बहुत ही रोमांचक प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमारे शरीर में एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मौजूद रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस यांत्रिक ऊर्जा को हम गति यानी कि मूवमेंट के रूप में देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। मांसपेशियों के संकुचन के पीछे दो प्रोटीन होते हैं जो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन। आप इस सार्कोमियर के चित्र से परिचित होंगे। यदि आप इससे परिचित नहीं हैं तो मैं सुझाव दूंगी कि आप हमारी मांसपेशी तंतुओं यानी कि मसल फाइबर्स पर आधारित वीडियो देखें। सार्कोमियर का निर्माण करने वाले एक्टिन और मायोसिन तंतु मांसपेशी संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मूल रूप से जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तब मांसपेशियों का संकुचन होता है। इस वीडियो में हम सार्कोमेयर के भीतर एक विशिष्ट स्थान पर जूम करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होती है, जो मांसपेशियों के संकुचन की ओर ले जाती है। आइए इस सार्कोमेयर पर करीब से नजर डालें। यहाँ हमारे पास दो प्रोटीन हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। एक्टिन एक बहुलक प्रोटीन यानी कि पॉलीमेरिक प्रोटीन है, जो छोटे छोटे गोलाकार अणुओं से बना होता है। हर एक गोलाकार अणु एक एक्टिन प्रोटीन है। ये एक दूसरे से जुड़कर एक बहुलक प्रोटीन बनाते हैं। एक्टिन डीएनए की तरह एक सर्पिलाकार प्रोटीन यानी कि हेलिकल प्रोटीन है। हालांकि डीएनए एक प्रोटीन नहीं है। मैं इसे केवल तुलना के लिए उपयोग कर रही हूँ कि एक्टिन एक बहुलक सर्पिल प्रोटीन है। इसके विपरीत मायोसिन बहुलक नहीं है। मायोसिन काफी सीधा होता है और इसके दो शीर्ष यानी कि हेड्स होते हैं, जो मायोसिन प्रोटीन से इस तरह प्रक्षिप्त होते हैं। मायोसिन शीर्ष काफी अनोखा है क्योंकि इसमें अलग अलग बंधन स्थान यानी कि बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इनमें से एक बंधन स्थान एक्टिन के लिए होता है और दूसरा एटीपी के लिए। जिस तरह मायोसिन की एक्टिन के लिए बंधन स्थान होता है, उसी तरह एक्टिन के मायोसिन के लिए बंधन स्थान होता है। ये स्वाभाविक है ना? क्योंकि अगर एक्टिन और मायोसिन को एक दूसरे से जुड़ना है तो उनके पास एक दूसरे के लिए बंधन स्थान होना ही चाहिए। लेकिन जब मांसपेशी विश्राम यानी कि रिलैक्स स्टेट में होती है, यानी जब ये संकुचित नहीं हो रही होती, तो एक्टिन पर मौजूद मायोसिन बंधन स्थान मायोसिन के लिए दिखाई नहीं देते या अनावृत नहीं होते। अनावृत यानी कि एक्सपोज्ड। तो इसका कारण ट्रोपोमायोसिन नामक एक प्रोटीन है। ट्रोपोमायोसिन एक प्रकार का नियामक प्रोटीन यानी कि रेगुलेटरी प्रोटीन है। ये मायोसिन बंधन स्थान को केवल तभी अनावृत करता है जब मांसपेशियों को संकुचित होने की आवश्यकता होती है। तो मांसपेशियों को ये कैसे पता चलता है कि उन्हें कब संकुचित होना है? मांसपेशियों को संकुचन का संकेत नसों के माध्यम से भेजा जाता है। अगर आप तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना के बारे में जानते हैं, तो आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में भी जानते ही होंगे। ये एक तंत्रिका कोशिका है। ये हिस्सा तंत्रिकाक्ष सिरा यानी कि एक्सॉन टर्मिनल है और ये एक मांसपेशी कोशिका यानी कि मसल सेल है। जब क्रियात्मक विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल तंत्रिकाक्ष सिरा तक पहुंचता है, तो तंत्रिकाक्ष सिरे से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो आमतौर पर कंकाल मांसपेशियों यानी कि स्केलेटल मसल के लिए एसिटाइल कोलिन होते हैं, मांसपेशी कोशिकाओं पर मौजूद इन ग्राही से जुड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो पेशी द्रव्य जालिका यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का एक प्रवाह सार्कोमेयर के अंदर होता है।
कैल्शियम आयन इस मांसपेशी कोशिका के अंदर पहुंचते हैं और सार्कोमियर तक पहुंचते हैं, जो मांसपेशी कोशिकाओं की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। कैल्शियम आयन एक प्रोटीन से जुड़ते हैं जिसे ट्रोपोनिन कहते हैं। अब ये ट्रोपोनिन कैल्शियम और ट्रोपोमायोसिन के साथ सबसे अच्छे दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं। जब ये कैल्शियम से मिलता है तो कैल्शियम कहता है, चलो साथ चलते हैं। जब ट्रोपोनिन दूर हटता है तो ये ट्रोपोमायोसिन को अपने साथ ले जाता है। कैल्शियम आयनों के ट्रोपोनिन से जुड़ने के कारण ट्रोपोमायोसिन का स्वरूप बदल जाता है, यानी कि उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है और मायोसिन बंधन स्थान अनावृत हो जाते हैं। अब मायोसिन शीर्ष एक एक्टिन तंतु से जुड़ सकता है। मायोसिन शीर्ष में आप देख सकते हैं कि ये एडीपी यानी कि अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। एडीपी एटीपी के अपघटन द्वारा प्राप्त होता है। अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस। जब एटीपी का अपघटन होता है तो एडीपी अकार्बनिक फॉस्फेट और ऊर्जा भी निकलती है। मायोसिन शीर्ष की ये स्थिति जब ये एक्टिन से जुड़ने के लिए तैयार होती है, कॉग्ड स्थिति कहलाती है। ये स्थिति कॉग्ड स्थिति में कैसे पहुंचती है, इसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब जब एक्टिन पर मौजूद मायोसिन बंधन स्थान अनावृत हो गए हैं, तो मायोसिन शीर्ष एक्टिन प्रोटीन से जुड़ सकता है। मायोसिन शीर्ष का एक्टिन से जुड़ना क्रॉस सेतु यानी कि क्रॉस ब्रिज कहलाता है। और ये पूरी प्रक्रिया जिसमें क्रॉस सेतु बनता और टूटता है, क्रॉस सेतु चक्र यानी कि क्रॉस ब्रिज साइकिल कहलाता है। अब जब मायोसिन शीर्ष एक्टिन से जुड़ गया है तो ये दाएं या बाएं अपनी स्थिति के अनुसार सरकता है। जब ये ऐसा करता है तो ये एक्टिन को एम लाइन के करीब खींचता है। मायोसिन शीर्ष पहले जिस जगह जुड़ा था, अब वहां से खिसककर दूसरी जगह चला गया है और एक्टिन तंतु को खींच लिया है। जब मायोसिन शीर्ष एक्टिन से जुड़ा हुआ होता है और झुकता है तो इसे पावर स्ट्रोक कहा जाता है और यही वो जगह है जहां रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहीं पर मांसपेशी वास्तव में संकुचित होती है। संकुचन का मतलब है एक्टिन तंतु का एम लाइन के करीब आना। जब ये पूरी तरह से संकुचित हो जाती है तो मांसपेशी पूरी तरह से संकुचित होती है। एक बार जब पावर स्ट्रोक पूरा हो जाता है तो एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट मायोसिन शीर्ष से अलग हो जाते हैं। तो पावर स्ट्रोक के अंत में मायोसिन एक्टिन से जुड़ा रहता है, लेकिन एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट मायोसिन से अलग हो जाते हैं। मायोसिन को एक्टिन से पूरी तरह अलग होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्रॉस सेतु को तोड़ने के लिए एटीपी को मायोसिन शीर्ष से जुड़ना पड़ता है और जब ये जुड़ता है तो मायोसिन एक्टिन से पूरी तरह अलग हो जाता है। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मांसपेशियां कठोर यानी कि स्टिफ हो जाती हैं, जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी मांसपेशी पहले से ही संकुचित होती है तो मायोसिन शीर्ष एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ एक्टिन से जुड़ा रहता है। मायोसिन को एक्टिन से अलग होने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मर चुका है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन बंद हो जाता है। शरीर कुछ समय तक लगभग 4 से 5 घंटे अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का उपयोग करके एटीपी का उत्पादन करता है। इसके बाद शरीर ग्लाइकोजन भंडार का भी उपयोग करता है, जिसे फिर से अवायवीय श्वसन के माध्यम से एटीपी में परिवर्तित किया जाता है। जब ये सारे भंडार पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं तो शरीर में एटीपी का उत्पादन बंद हो जाता है। इसी कारण मायोसिन एक्टिन से अलग नहीं हो पाता।
ये अब भी अपनी संलग्न क्रॉस सेतु स्थिति यानी कि अटैच्ड क्रॉस ब्रिज पोजीशन में रहता है। यही वजह है कि किसी मृत व्यक्ति का शरीर मृत्यु के बाद कठोर और सख्त हो जाता है, क्योंकि क्रॉस सेतु को अलग करने या तोड़ने के लिए ऊर्जा नहीं होती। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट इसी कठोरता, जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं, इसका उपयोग करके शव परीक्षण यानी कि ऑटोप्सी के दौरान मृत्यु का समय का अनुमान लगाते हैं। जब एटीपी मायोसिन शीर्ष से जुड़ता है और मायोसिन एक्टिन से अलग हो जाता है, तो एटीपी का अपघटन होता है, जिससे एडीपी अकार्बनिक फॉस्फेट और ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो मायोसिन शीर्ष को कॉक्ड स्थिति में लाने का कार्य करती है। यदि ये मायोसिन शीर्ष की विश्राम स्थिति है, तो एटीपी के अपघटन के बाद ये एडीपी अकार्बनिक फॉस्फेट और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और मायोसिन को कॉक्ड स्थिति में लाता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे दिवाली के दौरान एक खिलौना बंदूक को पीछे खींच जाता है ताकि अगली बार फायर करने के लिए तैयार हो सके। कॉक्ड का मतलब यही होता है और मायोसिन शीर्ष के साथ यही हो रहा है। ये मायोसिन शीर्ष को ऊपर की दिशा में खींच देता है, जिससे ये एक्टिन से जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मायोसिन शीर्ष को कॉक्ड स्थिति में लाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अगला क्रॉस सेतु बनाने के लिए जरूरी है। हम इस प्रक्रिया को चक्रीय तरीके से देख सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ मायोसिन शीर्ष एक्टिन पर अनावृत होता है और अब ये कॉग्ड स्थिति में है। मायोसिन शीर्ष कॉग्ड स्थिति में है, ये एक्टिन से जुड़ता है और क्रॉस सेतु बनाता है। फिर ये पावर स्ट्रोक को अंजाम देता है। मायोसिन शीर्ष झुकता है और एक्टिन तंतु को करीब खींचता है। जब ये पावर स्ट्रोक पूरा हो जाता है तो एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट मायोसिन शीर्ष से अलग हो जाते हैं, लेकिन मायोसिन अब भी एक्टिन से जुड़ा रहता है। पावर स्ट्रोक के अंत में एटीपी मायोसिन शीर्ष से जुड़ता है और क्रॉस सेतु टूट जाता है। मायोसिन एक्टिन से अलग हो जाता है, लेकिन अगले क्रॉस सेतु को बनाने के लिए एटीपी अपघटन होता है और एडीपी अकार्बनिक फॉस्फेट और ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा मायोसिन शीर्ष को कॉक्ड स्थिति में खींचने के लिए उपयोग की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया, जिसे क्रॉस सेतु चक्र कहते हैं, हमारे शरीर में मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम को अंजाम देती है।